दोस्तों नमस्कार। कांधे पर फिलिस्तीन की मुक्ति का बैग और जुबां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के सवाल। यह प्रियंका गांधी है। पार्लियामेंट के परिसर में इससे पहले जब भी शोर सुनाई दिया, यही सवाल बड़ा था कि कांग्रेस आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दमन हो रहे हैं, उसने खामोशी क्यों बरती है। लेकिन आज का दिन तो विजय दिवस का दिन है। विजय दिवस यानी 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, यानी बांग्लादेश की नींव जिस दिन पड़ी, आज वही दिन है। और आज भारत में शायद यह पहला मौका अपने तरीके का होगा जब मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी बीजेपी, जिसे चिंता हिंदुओं को लेकर रही और बांग्लादेश के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंध ही नहीं बल्कि भारत ने ही बांग्लादेश की नींव डाली, उस दिन को याद सत्ता नहीं कर रही है। और पार्लियामेंट के भीतर प्रियंका गांधी ने आज सबसे बड़ा सवाल यह उठा दिया कि सेना भवन से भी उस तस्वीर को क्यों हटा दिया गया जिस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना के समर्पण की तस्वीर अंकित है। यानी हस्ताक्षर करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी नजर आ रहे हैं और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा की मौजूदगी है। इन पन्नों को पकड़ें, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल तो यह है कि अब वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे मुद्दा भारत ने बनाया भी, यहां तक कि अमेरिकी चुनाव के वक्त बतौर उम्मीदवार रिपब्लिकन के ट्रंप यह कहने से चूके नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसे रोकना होगा। ऐसे हमले और इस तरीके का दमन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सवाल बिल्कुल हटकर और अलग है। क्या वाकई जिस बांग्लादेश के भीतर 1971 के दौर में बांग्ला भाषियों पर दमन हो रहे थे और उस वक्त पूरी दुनिया ने बांग्लादेश की तरफ, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर मौजूद था, आंखें बंद कर ली थी, तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी ताकत, अपनी दृष्टि और अपनी सेना के आश्रय, यहां तक कि अमेरिका की ताकत को भी दरकिनार करते हुए मुक्ति वाहिनी के साथ न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि जो भी पूर्वी पाकिस्तान में उस वक्त हो रहा था, और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया था जबकि 1970 में उनको चुनावी जीत मिली थी। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल याहिया खां हुआ करते थे। लेकिन उस दौर से इस दौर की दो परिस्थितियां आज पार्लियामेंट के भीतर जब सामने उभर कर आई तो एक बड़ा सवाल यह भी निकला, क्या वाकई बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ जो भी दमन की कार्रवाइयां हैं उसको लेकर भारत सरकार कितनी बेचैन है, या फिर मोदी सरकार जो कहती है उस पर कोई पहल क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि आज दो तरीके से प्रियंका गांधी ने जो दो सवाल उठाए उसमें बड़ा महत्वपूर्ण था कि हिंदुओं पर दमन हो रहा है, वहां के ईसाइयों पर दमन हो रहा है, यानी वहां के माइनॉरिटीज पर दमन हो रहा है, और वह देश और वो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है जिस देश के भीतर उस दौर में जब सरकार इंदिरा गांधी की थी तब बकायदा कार्रवाई की गई थी और अपने बूते कार्रवाई की गई थी और वो डेमोक्रेसी के उसूलों की लड़ाई थी। इन्हीं सवालों को क्या वाकई इस आईने में आज देखा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और भारत में हिंदुओं के सवालों को लेकर जो मौजूदा मोदी सत्ता राजनीतिक तौर पर जो भी ताना बाना बुनती है, उसका असर सिर्फ इतना है कि 15 दिनों पहले दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के बाहर सैकड़ों की तादाद में नारे लगाते हुए हिंदू संगठन एकजुट हुए, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी एकजुट हुए और नारे लगा रहे थे। तो नारों के आश्रय और बांग्लादेश की सरकार से सीधी बातचीत कर वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो दमन हो रहा है उसे थामने का प्रयास ना करना, क्या यह सीधा हमला पहली बार कांग्रेस और प्रियंका गांधी के जरिए ऐसे मौके पर बोला गया जिसमें एक झटके में मोदी सरकार के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति से इतर पड़ोसी देश, और वह भी दुनिया के मानचित्र पर जिस बांग्लादेश का जन्म ही भारत की ताकत और भारत के विजन से हुआ, उस दिशा से क्या आपने आंखें बंद कर ली है। सवाल कुछ इसी तर्ज पर था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बात
बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको जिनको पीड़ा हो रही है। ये वाकई आश्चर्य की बात है। जिन बातों का जिक्र मोदी सरकार की तरफ से होना चाहिए था और इससे पहले बीजेपी की जो भी राजनीति हिंदुत्व को लेकर या हिंदू लोगों को लेकर रही, खासतौर से बांग्लादेश के मद्देनजर, उसमें पहली बार आज के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 यह विजय दिवस का दिन है। और यह समझना होगा कि इसी दिन भारत के भी बड़ी तादाद में सैनिक शहीद हुए थे। सैनिकों ने वहां पर युद्ध लड़ा था और देश की जनता उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ खड़ी थी। सेना पूरी ताकत के साथ पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी के साथ घुस चुकी थी और उस समय भारत दुनिया के सामने अकेला खड़ा था। यहां तक कि भारत की सेना को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना युद्धपोत 7वां बेड़ा भी भेज दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त घबराई कतराई नहीं थी। और तो और आज प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी को भी यह कहकर याद किया और नमन किया कि शायद वह नेतृत्व और वह कुशल नेतृत्व जो लोकतंत्र के उसूलों की लड़ाई लड़ते हैं, उसे इस दौर में समझना होगा। यह उसूलों की लड़ाई क्या इस दौर में गायब हो गई है? शायद यह इतना बड़ा सवाल हो सकता है क्योंकि इस दौर में आज ही के दिन सेना के हेडक्वार्टर से उस तस्वीर को भी हटा दिया गया जिस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है। उस तस्वीर को याद कीजिए और उस तस्वीर को एक क्षण के लिए देख लीजिए। यह तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है। ढाका के रमना रेसकोर्स गार्डन में यहीं पर एक टेबल लगाई गई और उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक कानून प्रशासक लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी इस पे हस्ताक्षर करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनके साथ जो बैठे थे वह बांग्लादेशी बलों के संयुक्त कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं, जिनके सामने पाकिस्तान की सेना ने 93,000 आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर करते हुए और एक ही शब्द में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इस हस्ताक्षर के बाद और इनके इर्द गिर्द जो सेना के लोग नजर आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की सेना के लोग भी हैं जो पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के गवाह हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमान के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ और पाकिस्तान की वायुसेना के पूर्वी कमान के एयर वाइस मार्शल पैट्रिक डेस्मंड कैलेमैन भी मौजूद हैं इस तस्वीर के भीतर में, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर उस दौर में किए थे। और भारत की तरफ से गजराज कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और भारत के पूर्वी वायु कमान के कमांडर एयर मार्शल हरिचंद दीवान और भारतीय पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल JFR जैकब इसकी पूरी गवाही दे रहे हैं। यह वो तस्वीर है और इस तस्वीर को आज ही सेना के हेडक्वार्टर से हटाया गया। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। यह सवाल तो सरकार को उठाना चाहिए। सरकार को इस पर सेना हेडक्वार्टर से यह तस्वीर क्यों उठाई गई, निकाली गई, इस पर खुद सवाल करने चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर भी हर किसी ने खामोशी बरती। बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि इस दौर में लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे दमन के सवाल को सरकार उठा तो रही है लेकिन कोई पहल नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्या सरकार की अपनी कूटनीति बांग्लादेश को लेकर हार मान चुकी है? क्योंकि बांग्लादेश के भीतर की अगर परिस्थितियों को समझे तो वहां तकरीबन 1.5 करोड़ हिंदुओं की मौजूदगी है। कुल जनसंख्या तकरीबन 17.5 करोड़ है, उसमें 1.5 करोड़ हिंदू हैं। और उन हिंदुओं के सवाल को भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से बाखूबी इस दौर में जोड़ा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हो या सरकार के मंत्री हो, ध्यान दीजिए पिछले दिनों जो भी सवाल वो लगातार उठा रहे थे उसमें कांग्रेस और विपक्ष को यह कहकर घेरने से कोई नहीं चूका कि हिंदुओं के सवाल वह क्यों नहीं उठाते हैं।
सवाल जवाब यहां तक आए कि भारत के भीतर के अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके का राजनीतिक मिजाज मौजूदा राजनीतिक सत्ता रखती है, क्या उसी तर्ज पर बांग्लादेश की राजनीतिक सत्ता भी हिंदुओं को लेकर रखती है जो वहां के माइनॉरिटीज हैं? चर्चा तो इससे आगे तक गई, लेकिन सवाल यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत की अपनी ताकत और इस पूरे इलाके में जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस पूरे इलाके में भारत की मौजूदगी किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप इंदिरा गांधी के दौर को याद करते हैं तो उस समय भारत एक बाजार के तौर पर नहीं था, भारत की मार्केट इकोनॉमी उस तर्ज पर नहीं थी। भारत मौजूदा वक्त में एक बाजार के तौर पर है, दुनिया के लिए व्यापारिक रिश्तों को लेकर, और बार बार कूटनीतिक अर्थों में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यह कहने से चूकते नहीं हैं कि भारत की मौजूदगी इस वक्त उस अर्थतंत्र को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके जरिए कोई भी देश उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और शायद उसी अर्थ तले प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो नारा दिया वो दुनिया में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर होगी, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। लेकिन इस पूरे इलाके की परिस्थितियों को अगर आप समझना शुरू करें तो आज की तारीख में भारत के रिश्ते किसी भी देश से बेहतर नहीं है। यहां तक कि श्रीलंका में जो नए राष्ट्राध्यक्ष चुने गए वो भारत की यात्रा पर जरूर आज संयोग से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी और अपनी सैन्य व्यवस्था को लेकर खुद को चाइना के करीब ना सिर्फ पाया बल्कि अपने राजनीतिक नारों में भारत के खिलाफ ठीक वैसे ही नारे दिए जैसे मालदीव में दिए गए थे। यह अलग मसला है कि भारत को इस पूरे इलाके में कोई इग्नोर कर नहीं सकता है, कोई अनदेखा कर नहीं सकता है। लेकिन अगला सवाल तो कोई भी यह पूछेगा कि भारत की अपनी ताकत क्या सिर्फ एक व्यापार या अर्थतंत्र के आश्रय है, बाकी उसकी मौजूदगी कहीं नहीं है? और भारत सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया के मानचित्र पर चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका के करीब खड़ा हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के भीतर भारत की जो एक पारंपरिक कूटनीति, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ रही है वह इस दौर में पूरी बदल गई है। तो क्या बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर भारत को सिर्फ दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के बाहर नारे लगाने चाहिए? यह सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दौर को भी याद कीजिएगा तो उस दौर में भी इंदिरा गांधी तक बात इसलिए पहुंची थी क्योंकि वहां रहने वाले बांग्ला भाषियों के खिलाफ उस दौर में पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से हमलावर थी या उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही थी और डेमोक्रेसी वहां पर गायब कर दी गई थी। पॉलिटिकल पार्टी उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई मुक्ति वाहिनी के नाम पर, वो 1970 में चुनाव जीत भी गए, लेकिन चुनाव जीतने को दरकिनार याहिया खान ने किया और उन्हें जेल में डाल दिया। अपने अगल बगल लोकतंत्र जीवित रहे, इसीलिए इंदिरा गांधी ने वो पहल की थी और अमेरिका विरोध कर रहा था, बावजूद उसके पहल की थी। शायद इसीलिए आज 16 दिसंबर को यह बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि सवाल अगर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का है और भारत में बीजेपी खुद को हिंदूवादी पार्टी बतलाती है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सेना के बीच नजर आते हैं उसमें लगता यही है कि शायद भारत की सेना और सैनिकों का मनोबल प्रधानमंत्री मोदी ने इतना तो बढ़ाया ही है कि जब भी कूटनीति के आश्रय बात नहीं चले या बातचीत के आश्रय बात नहीं चले तो फिर भारत की सेना की मौजूदगी इस तौर पर होनी चाहिए जहां पर यह बात खुलकर हो कि पड़ोसियों को भीतर घुसकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं लेकिन करने की स्थिति में चूक जाते हैं। यह सवाल भारत की राजनीति के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो असम हो, वो बंगाल हो, वो झारखंड हो और वो दिल्ली तक हो। ध्यान दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र और रोहिंग्याई का जिक्र भारत की राजनीति में बीजेपी ने खुलकर किया और बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे झारखंड में चलेगा इसका जिक्र देश के गृह मंत्री कहने से चूके नहीं। असम के मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर कहा, असम के भीतर पहले घुसपैठ होती थी, खुद कहते थे। यानी जिस देश के भीतर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो उस देश को लेकर और वहां की घुसपैठ को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है यह भी इस दौर में समझ में आ जाता है। शायद इसीलिए पार्लियामेंट के भीतर यह अपने तरीके का एक अलग नजारा था जब कांग्रेस के तमाम सांसद एकजुट होकर बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ। सवाल हिंदुओं का है, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लेकर कितनी राजनीति इस दौर में साधी गई, लेकिन यह तस्वीर
यह बताने के लिए काफी है कि पार्लियामेंट के परिसर के भीतर भी राजनीति 180 डिग्री में आमने सामने आकर खड़ी हो गई, यानी पूरे तरीके से बदल गई। बीजेपी इससे पहले जिन नारों को लगाती थी और छिटपुट जो बयान देती थी, उससे हटकर पार्लियामेंट के भीतर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस के तमाम सांसद परिसर के भीतर नजर आ रहे हैं। यह उस बदलती हुई राजनीति का प्रतीक है जिसमें प्रियंका गांधी अगुवाई कर रही है। और यह इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पार्लियामेंट के भीतर उनकी मौजूदगी और पार्लियामेंट के भीतर और बाहर प्रियंका गांधी कांग्रेस के सांसदों की अगुवाई करते हुए यह मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं कि दरअसल भारत की राजनीति में आप हिंदुओं को लेकर राजनीति मत साधिए, बल्कि एक्शन मोड में आपको आना होगा। यह मैसेज वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रियंका गांधी की मौजूदगी आज इसलिए भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खुलकर नजर आई जब उन्होंने अपने कांधे पर एक झोला जो लटकाया था वो फिलिस्तीन आजाद होगा वाला झोला था। उस झोले यानी उस बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर बना हुआ है, तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीन एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। और इस दौर में खास तौर से इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर भारत की अपनी कूटनीति और भारत की विदेश नीति क्या कहती है, यह पहले दिन से लगातार दाएं बाएं झूलती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री ने इजराइल के पक्ष में कहा तो विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन को लेकर उनके पक्ष में बात कहनी पड़ी। लेकिन याद कीजिए, प्रियंका गांधी ने अपने तौर पर एक्स पर जून के महीने में बाकायदा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा भी था कि सही सोच रखने वाले हर व्यक्ति और दुनिया की हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करें और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करें। फिलिस्तीन आंदोलन और यासिर अराफात का दौर और उस दौर में मिसेस गांधी की मौजूदगी, अगर उस दौर को आप याद कीजिएगा और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता के साथ बेंजामिन नेतन्याहू को देखिएगा तो ये दो तस्वीरें बिल्कुल दो दिशा में आपको नजर आएंगी। तो क्या भारत की पूरी विदेश नीति इस दौर में बदल चुकी है और कांग्रेस दोबारा से उस पारंपरिक लकीर को पकड़ना चाह रही है? यह भी सवाल इस दौर में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब प्रियंका गांधी से सवाल किया गया कि आप फिलिस्तीन की आजादी वाला बैग लटकाए हुए हैं कांधे पर, तो उनका जवाब सुनना चाहिए। You want to say something while you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that the parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's the typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. ये लोकतंत्र के परिसर के भीतर, यानी लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट के परिसर के भीतर प्रियंका गांधी का जवाब है। उन्होंने जो कहा, अगर उसको शब्दशः आप समझें तो उन्होंने कहा, मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूं कि मेरे विचार क्या हैं, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इसे कौन तय करेगा। यह बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी प्रीतसत्ता की तरह हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं, मैं इसे नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वो पहनूंगी। और उन्होंने उस बैग को लेकर भी कुछ इसी तरीके से एक मैसेज कन्वे किया। लेकिन बड़े तीन सवाल इस दौर में उभर कर सामने आ गए। पहला बड़ा सवाल तो यह है कि दुनिया भर में हिंदुओं को लेकर जो चिंता मोदी सरकार करती है, क्या वो चिंता राजनीति साधने के लिए है? यानी राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर रहने वाला हिंदू समुदाय, हिंदू समाज बार बार उस राजनीतिक सत्ता के साथ ही खड़ा हो जो चिंता कर रही है। दूसरा सवाल, यह सरकार सिर्फ चिंता कर रही है, कोई एक्शन नहीं कर रही है। और एक्शन नहीं करने की परिस्थितियां बतलाती है कि राजनीति के लिए हिंदुत्व और दुनिया भर में बिखरे हुए हिंदुओं के लेकर जो भी सवाल उभरते हैं, उसे मौजूदा राजनीतिक सत्ता चाहती है कि उसी के साथ जोड़कर देखा जाए, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की दिशा में कोई नहीं देखे। पहली बार उस पर एक बड़ी लकीर प्रियंका गांधी ने खींच डाली। और तीसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, भारत दुनिया के मानचित्र पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
एकमात्र ऐसा देश है जिसने न सिर्फ मानचित्र को बदल दिया बल्कि उस दौर में जो ताकतें थी उन ताकतों को भी आईना दिखाकर अपने पड़ोस में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो पहल न सिर्फ कूटनीतिक तरीके से बल्कि सैन्य शक्ति के जरिए की थी, वो भारत की ताकत उस दौर में थी। तो क्या इस दौर में वह ताकत गायब हो गई है? और इसीलिए आज विजय दिवस के दिन जब यह सवाल बड़ा है, कैसे याद करें, तो क्या बांग्लादेश के भीतर के घटनाक्रमों को लेकर मौजूदा मोदी सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, या मैसेज वो देना दुनिया को चाहती है, या खुद के जरिए इस ताकत को बताना भी चाहती है कि दरअसल वहां पर अगर एक भी हिंदू को कुछ हुआ तो भारत उनकी रक्षा के लिए खड़ा है, यह बताने की ताकत और बांग्लादेश के भीतर वहां की सरकार के सामने इस चुनौती और इस मंसूबे को रखने की सोच है या नहीं? शायद यही सवाल आज सबसे बड़े स्वर के साथ उभर कर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।